वेलकम टू मैथ्स शो। जैसे कि हम जान रहे हैं, हम लोग आपके 10th क्लास की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमने अभी तक सैम्पल पेपर 1 पूरा अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग सैम्पल पेपर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से सेक्शन ए जो है वो हमारा 20 मार्क्स का था। 20 क्वेश्चन थे उसमें, उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। सेक्शन बी और सेक्शन बी उसकी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की भी एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी, जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहेंगे बच्चों, समझिएगा इसको, कॉन्सेंट्रेट करके नोटबुक लेके बैठ के इसको राइट डाउन करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। यहाँ पे हमें दिया गया है सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो पानी में चल रही है, जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 hour मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम एट द सेम स्पॉट। ये जब अप स्ट्रीम में जा रही है तो 1 घंटा ज्यादा टाइम ले रही है। सेम जगह पे डाउन स्ट्रीम में एट द सेम स्पॉट आने में इसको अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब टाइम कम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में टाइम इसको ज्यादा लग रहा है। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हम बच्चों स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं, यही हमें फाइंड करनी है। इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमारे जो बोट जब अप स्ट्रीम में जा रही है तो उसको टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे स्पीड जो होगी बोट की वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम में हम देखेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है ज्यादा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे तो इसकी स्पीड नॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम तक पहुंचने में। तो वहां टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो 24 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो उसको डिस्टेंस लग रहा है वो है 24 किलोमीटर, और स्पीड हो जाएगी इसकी 18 माइनस एक्स। तो ये बच्चों इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 1। सेकंड है स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। अब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। जब बोट अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आ रही है तो उसको स्पीड जो है उसकी इंक्रीज हो रही है, उसको टाइम लग रहा है 1 घंटा कम। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 प्लस एक्स। बच्चों जब इसको टाइम कम लग रहा है मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो स्ट्रीम इसके साथ ही चल रही है, मतलब ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसकी स्पीड कम हो गई थी, तो इसलिए इसकी स्पीड जो हो जाएगी अप स्ट्रीम में वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है टाइम। किसका टाइम निकालना है, डाउन स्ट्रीम का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। वो हो जाएगा, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बच्चों सेम है, क्योंकि सेम स्पॉट पे हमारी आ रही है। जहाँ पे अब स्ट्रीम गई थी फिर जब वापस आई उसी सेम स्पॉट पे आई है, तो डिस्टेंस हमारा रहेगा 24 किलोमीटर। लेकिन इस बार स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई, यहाँ पे 18 माइनस एक्स थी, यहाँ पे हो जाएगी 18 प्लस एक्स। ये टाइम हो गया। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 1 आवर। बच्चों जब बोट अप स्ट्रीम की तरफ जा रही थी तो 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा था, तो हमने जब टाइम ऑफ अप स्ट्रीम में से टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम को माइनस किया तो हमारा 1 घंटा बचना चाहिए। क्योंकि इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, जैसे इसको 10 घंटे लग रहा है तो इसको 9 घंटे लग रहा है। क्योंकि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे 1 घंटे कम लग रहा है। तो इसको 10 आवर्स लग रहे हैं तो इसको 9 आवर्स लग रहे हैं, तो 10 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह हमें टाइम नहीं पता है कितना है, लेकिन ये पता है कि 1 घंटा ये ज्यादा ले रही है अप स्ट्रीम जाते समय। तो यहाँ पे अगर होगा टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, जब इसको हम माइनस करेंगे टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम से, तो ये हमारा 1 आवर बन जाएगा। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं। जो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम है हमारी वो हो जाएगी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस टाइम ऑफ जो डाउन स्ट्रीम है वो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। यहाँ हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ये हमारा हो जाएगा 1 आर इक्वल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 18 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा और 18 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ पे 18 प्लस एक्स माइनस 24, यहाँ पे हो जाएगा 18
माइनस एक्स, ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 24 को जब हम x से करेंगे तो 24x हो जाएगा, माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 18, यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। अब माइनस 24 को माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस का 24x इक्वल्स टू 1। अब बच्चों यहाँ पे 24 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 18 माइनस एक्स और यहाँ पे 18 प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चों सेम रहेगा डिनोमिनेटर में 18 माइनस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स। अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस का है, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 24x बचेगा, यहाँ पे भी 24x बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 48x अपॉन ये है a माइनस बी ए प्लस बी। बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है हमारा 18, यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा b का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा 1 के इक्वल रहेगा, यहाँ लिखेंगे 48x अपॉन 18 का स्क्वायर बच्चों होता है 324, तो 18 की स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूरे टर्म को बच्चों हम इधर बुला लेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आके ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसका पार्ट बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके इसका x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें बच्चों पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। जब बच्चों 54 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 54 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से तो हमारा आएगा माइनस का 324, जो कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा आना चाहिए, और जब हम 54 को माइनस करेंगे 6 से तो हमारा आएगा 48, जो कि प्लस माइनस करने पे हमारा प्लस का 48 आना चाहिए, इसलिए हमने ये दोनों फैक्टर लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे x ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 54, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन है, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 54, ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 54, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6, यहाँ पे x प्लस 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 54। बच्चों कभी भी स्पीड हमारी माइनस में नहीं आती है, इसलिए ये जो है हमारा नंबर ये नहीं होगा, तो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी हमारी, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों हमारा आंसर है। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी। ए पार्ट है जो हमें उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करना है, जो कि 2.5 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि इस भले ये थ्योरम आए या ना आए, लेकिन इस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता ही दिखता है, चाहे आप जिस बार सॉल्व करिए, ये आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा इस थ्योरम से। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी है। हमें प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी, ये जो एडी है, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है बीई, बीई को हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया, इधर सीडी को हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है, और हमने डीएम को कॉन्स्ट्रक्ट किया जो कि परपेंडिकुलर है एई पे, और एक है हमारा ईएन जो कि परपेंडिकुलर है हमारा एडी पे, ये हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया हुआ है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बेस हम इसको मान लेंगे अगर, तो परपेंडिकुलर इस पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे बेस अगर एडी होगा तो परपेंडिकुलर हमारा ईएन हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इफ अगर हमने बेस ले लिया है एडी, अगर बेस हमने एडी ले लिया है तो उसमें परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा ईएन,
यहाँ पे हो जाएगा EN। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। सेकंड फिर से हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस बार बच्चों हम बेस को ले लेंगे AE मान लेंगे। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे 1/2, इस बार बेस जब हम लेंगे AE, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा DM। तो यहाँ हो जाएगा AE और DM। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। अब बच्चों हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED और CDE। इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE BDE। इसके लिए हम फिर लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बच्चों जो हमने BDE लिया है तो बेस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा BD। तो यहाँ लिखेंगे हम BD, और जो हाइट हो जाएगी इसकी, इसका जो परपेंडिकुलर है इसका बाहर पड़ेगा, तो हाइट इसकी EN ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ये EN। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 3rd। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालते हैं CDE। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से रहेगा हाफ बेस इंटू हाइट। आपकी बेस हमारा हो जाएगा EC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय EC, और जो हाइट रहेगी बच्चों इस बार इस वाले ट्रायंगल के लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी DM। तो यहाँ लिख देंगे DM। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग 4। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय 4। अब बच्चों उसको करते हैं जरा। इक्वेशन 1 हमारी जो गिवन है वो है ये। इक्वेशन 1 है हाफ मल्टीप्लाई बाय AD मल्टीप्लाई बाय EN। इसको हमें डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। 3 इक्वेशन है हमारी ये वाली 1/2 मल्टीप्लाई बाय BD मल्टीप्लाई बाय EN। बच्चों EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा बचेगा ये हो जाएगा AD अपॉन BN। सिमिलरली अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 हमारी ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय AE मल्टीप्लाई बाय DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाय EC मल्टीप्लाई बाय DM। जब इसको सॉल्व करेंगे हाफ, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा AE अपॉन EC। इसको बच्चों मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। बच्चों यहाँ पे गलती से मैंने BN लिख दिया है, यहाँ पे होगा हमारा ट्रायंगल जो BN, ये यहाँ पे BN नहीं, यहाँ पे BD होगा और यहाँ पे भी BD रहेगा। ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 6 है। अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ये समझिए जरा बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED रहेगा, BED वो इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के। DCE के बच्चों जो BDE ट्रायंगल है उसका एरिया CDE के इक्वल रहेगा, क्योंकि बिकॉज both triangle are between the parallel lines। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन से हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड आर इन द सेम सेगमेंट। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल चाहे वो BDE हो चाहे हमारा CDE हो, दोनों का सेगमेंट हमारा जो है वो सेम है DE। मतलब जो बेस है इसका वो सेम DE है और दोनों ही दोनों हमारे पैरेलल लाइन के बीच में है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हमारा इक्वल रहेगा। जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो हम कह सकते हैं जो हमारा AD अपॉन BD है, AD अपॉन BD वो इक्वल होगा हमारा AE अपॉन EC के। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। तो अभी हम लोगों ने
33 का ए पार्ट किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि हमारे 2.5 मार्क्स की थी। अब हम 33 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें दिया गया है ADC, एक ट्रायंगल दिया गया है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, मतलब जो DF है वो FC के इक्वल है। उसके बाद इन्होंने गिवन किया है CEF है, ये जो एंगल है वो CFE इस वाले एंगल के इक्वल है, ये दिया गया है। और जो बच्चों हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है AB अपॉन AD, मतलब ये AB अपॉन AD इक्वल्स टू AE अपॉन FD, AE अपॉन FD, ये हमें प्रूफ करना है। जो हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है DG हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है जो कि पैरेलल है BE के वो पैरेलल है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE हम ट्रायंगल लेंगे, हम लिखेंगे इफ हमारा DG जो है, अगर DG पैरेलल रहेगा BE के, अगर DG और BE पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन GE, ये हमारा इक्वल रहेगा, क्योंकि ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अगर बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी तो AB अपॉन DB जो इक्वल होगा वो हो जाएगा AE अपॉन GE के। लेकिन हमें GE की जगह बच्चों प्रूफ करना है FD, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब हम एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं DCG, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DCG, इसमें जो हमारा पैरेलल रहेगा वो रहेगा FE इज पैरेलल टू DG। यहाँ पे हम लिखेंगे FE इज पैरेलल टू DG। जब बच्चों FE और DG पैरेलल रहेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं CF अपॉन FD इक्वल्स टू CE अपॉन EG। सेम बच्चों प्रॉपर्टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने इसको भी प्रूव किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब बच्चों हमें क्या पता है, ये जो CF है और FD है, CF और FD हमारा इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट CF इक्वल्स टू FD है। तो हम बच्चों CF की जगह FD रख सकते हैं और FD की जगह हम CF रख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे CF अपॉन, इस FD की जगह हम फिर से CF रख सकते हैं क्योंकि CF हमारा FD के इक्वल है, तो यहाँ पे हम फिर से CF लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा CE अपॉन EG के इक्वल, CE अपॉन EG के इक्वल। अब बच्चों CF से CF कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इस EG को इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये EG है हमारा, ये इक्वल हो जाएगा CE के। इसको इक्वेशन नंबर हम कह सकते हैं 3rd। तो बच्चों हमने क्या प्रूव किया, जो EG है EG वो EC के इक्वल हो गया। यहाँ से हमको ये पता चल गया, तो हम इसकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा AB अपॉन DB है, AB अपॉन DB इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन, बच्चों CE रख देंगे हम लोग GE की जगह, GE की जगह हम CE रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी CE बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी भी बच्चों हमें CE नहीं लाना था, हमें लाना है FD। तो सोचिए अब क्या करेंगे हम, हमें FD को लाना है। हम क्या सकते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट एंगल CFE इक्वल्स टू एंगल CEF, ये हमें गिवन है। हमें बच्चों गिवन है एंगल CFE जो है वो CEF के गिवन है। अगर बच्चों ट्रायंगल में, अगर हमारा ट्रायंगल है, इसका ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड ये और इसकी अपोजिट वाली साइड ये भी इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर CFE की अपोजिट साइड है CE, इसकी जगह हम लिख देंगे CE, और CEF की अपोजिट साइड है CF, यहाँ लिख देंगे CF। तो बच्चों जो CE है वो CF के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल
इफ देयर एंगल्स आर इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब हमें बच्चों पता है जो सीई इक्वल टू सी एफ हो गया, जो सीई है हमारा वो सी एफ के इक्वल हो गया, लेकिन हमें ये भी पता है बट जो सी एफ है वो डी एफ के इक्वल है। सी एफ जो है वो डी एफ के इक्वल है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ। तो हम सी एफ जो है डी एफ के इक्वल है, तो हम इसकी इक्वेशन को इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन हम लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सीई इक्वल टू सी एफ है, सीई इक्वल्स टू सी एफ, और सी एफ हमारा डी एफ के इक्वल है, और जो सी एफ है वो डी एफ के इक्वल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो सीई है वो भी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 7। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4। अब हम इस सीई की वैल्यू डीएफ जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन, बच्चों सीई की जगह हमने प्रूफ किया डीएफ, तो यहाँ पे हम डीएफ रख देंगे, यही हमें प्रूफ करना, तो ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें गिवन है वाटर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 15 किलोमीटर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। मतलब ये पाइप है, इससे जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, इससे वाटर फ्लो हो रहा है। और ये क्यूबॉइडल पॉन्ड है हमारा, 50 मीटर इसकी हाइट है, ब्रिथ जो है वो 44 मीटर है, और हमसे पूछा गया है कि किस टाइम पे 21 सेंटीमीटर तक इसमें हाइट में पानी भर जाएगा। तो हमसे पूछा गया है ये पानी यहाँ से बह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसका डायमीटर हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ से पानी पाइप से गिर रहा है, और पूछा गया किस टाइम पे जाके ये क्यूबॉइडल हमारा 21 सेंटीमीटर तक भर जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले समझिए लेंथ हमें जो दी गई है वो 50 मीटर दी गई है, ब्रिथ जो दी गई है वो 44 मीटर है, और जो हाइट है किस लेवल पे जाना है वो 21 सेंटीमीटर है। बच्चों ये मीटर है, यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है जो 1 मीटर हमारा होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो ये जो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/100 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। तो जो हाइट हो गई जो हमारी वो हो गई 21/100 मीटर। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड। यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। जो L है बच्चों वो है 50 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 44, ब्रिथ 44 है, और जो हाइट है वो 21/100 है। यहाँ पे बच्चों जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया 22 मल्टीप्लाई बाय 21 आया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 462 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड हो गया वो हो गया 462 मीटर स्क्वायर। इस लेवल तक हमें पानी भरना है। किस पाइप से भरना है? इस पाइप से भरना है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो डायमीटर है, पाइप का जो डायमीटर दिया गया है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले पाइप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर, सेम हमारा सर्कल के एरिया के जैसा होता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, और जो आर है हमारा वो है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बच्चों हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 154/100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर स्क्वायर।
जो बच्चों 1 सेंटीमीटर होता है हमारा, वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इतने मीटर स्क्वायर ये हो जाए। तो हमें फाइंड करना है कि वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग। जो वाटर के फ्लो होने की रेट है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों किलोमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 15,000 मीटर पर आवर। ये बच्चों हमारा रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कितनी वॉल्यूम तक हमारा पाइप से वाटर 1 घंटे में गिरेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। 1 आवर में कितना पाइप से पानी गिरा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था हमारा 154 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से। अब बच्चों ये जीरो से 2 जीरो यहाँ पे, इससे 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, फिर 1 जीरो से ये जीरो भी हमारा कैंसिल हो गया। 5 3 हमारा होता है 15 और 5 2 होता है 10। 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 7 14। तो ये हमारा हो जाएगा 77 को जब हम 3 से करेंगे तो 3 7 हो जाएगा 21। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 7 21, 22 23। तो ये हो जाएगा 23 मीटर क्यूब। यहाँ पे बच्चों हमने वॉल्यूम निकाल ली पॉन्ड की, जो कि हमारी आई 462 मीटर क्यूब। और यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए कितना 1 आवर में कितना वाटर इस पाइप से फ्लो हो रहा है, ये उसकी वॉल्यूम हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वाटर फ्लो हुआ है, वो हुआ है 231 मीटर क्यूब। निकाल लिया है पानी की वॉल्यूम किस स्पीड से निकल रही है, और वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड निकाल लिया है। अब हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द पॉन्ड। पॉन्ड को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। हमें सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड हमें पता है 462 मीटर क्यूब था, तो यहाँ हम लिख देंगे 462 अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है 1 आवर में, वो हो जाएगा 231। तो यहाँ पे जब हम 231 बन जाए ये हो जाएगा, और इसको 2 बार में ही कैंसिल हो जाएगा। तो जो टाइम लगा है बच्चों वो लगा है 2 आवर्स। 2 आवर लग रहा है इस पाइप को, इस पॉन्ड को फिल करने में, किस लेवल तक, 21 सेंटीमीटर तक। अब बच्चों समझिएगा, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज ऑफ वाटर लेवल अटेन्स 1 आवर। स्पीड ऑफ वाटर क्या होनी चाहिए जो इसको टाइम लगे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगे यहाँ तक फिल करने में। मतलब जो 2 घंटे लग रहे हैं, इसको 1 घंटा लगना चाहिए उसी लेवल तक पानी को पहुंचने में। तो ये समझिए, जब 2 आवर्स लग रहे हैं पाइप को पानी भरने में, तो 2 आवर्स में इसकी स्पीड जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा है टाइम इसका आधा हो जाना चाहिए। अगर टाइम हमारा 1 आवर होना चाहिए, तो अब क्या स्पीड होगी, पानी को कितना हम तेज कर दें जो आधे टाइम में ही उतना ही लेवल तक पानी भर जाए। तो जो टाइम आधा कर देंगे तो हमें स्पीड जो है इसकी जस्ट डबल करनी पड़ेगी बच्चों। ये समझिए, जब 2 आवर था तो 2 आवर्स में 15 किलोमीटर पर आवर से जब पानी भर रहा था, तो इस लेवल पे आने में इसको 2 घंटे लग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा टाइम को तुमको 1 ही घंटे लेना है, तो टाइम हमने 1 आवर कर दिया है, तो इसकी स्पीड हमें डबल करनी पड़ेगी। जब स्पीड हम डबल कर देंगे तो उतना ही पानी हमें 1 घंटे में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 की जगह हम कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब बच्चों 1 आवर में हमें निकालना है, 1 आवर में जो वाटर की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों पूछा गया था व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज वाटर लेवल अटेन 1 आवर। तो स्पीड ऑफ वाटर हमारी हो जाएगी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों सेक्शन डी का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
यहाँ हमें दिया गया मार्क्स ऑब्टेन्ड 20 से 30 जो स्टूडेंट के मार्क्स है, जो 20 से 30 मार्क्स मिले वो P बच्चों को मिले हैं, जो 30 से 40 मार्क्स मिले वो 15 स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो 40 से 50 मार्क्स मिले वो 25 स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो 50 से 60 मार्क्स मिले वो 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो 60 से 70 मार्क्स मिले वो Q स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो 70 से 80 मार्क्स मिले वो 8 स्टूडेंट्स, 80 से 90 10 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। टोटल जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो 90 दी गई है। फ्रीक्वेंसी टोटल बच्चों की जो है वो 90 बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं। बच्चों हमें निकालना है, मीडियन हमें दिया गया है 50, हमें निकालना है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी हेल्प से हम निकालेंगे P और Q की वैल्यू। तो चलिए पहले समझते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इसको निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे P है स्टूडेंट, तो हम यहाँ रख देंगे P। नेक्स्ट टर्म है हमारा 15। तो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म में ऐड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 प्लस P। नेक्स्ट इसी में हमको इन दोनों टर्म को ऐड कर देना है। तो 25 प्लस 15 प्लस P ये टर्म हो जाएगा हमारा। तो 25 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस P। अब हम इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 60 प्लस P। अब बच्चों इस वाले टर्म में ऊपर वाले टर्म को फिर से ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 प्लस P प्लस Q। अब हम इसको इस वाले टर्म में ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 68 प्लस P प्लस Q, और ये जो बच्चों लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 78 प्लस P प्लस Q। ये बच्चों हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एडिशन है वो 90 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल फ्रीक्वेंसी हमें 90 गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों समझिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2, सबसे पहले होता है लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। अब बच्चों हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, सारी की सारी वैल्यूज। सबसे पहले समझिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमें मीडियन दिया गया है 50, जो हमें मीडियन दिया गया है वो है हमारा 50। तो मीडियन 50 बच्चों कहाँ पे लाई करेगा, इस पूरे में ढूंढिए मीडियन 50 हमारा कहाँ पे लाई करने वाला है। तो मान लेते हैं हमारा जो मीडियन 50 है वो इस वाली टेबल में 50 हमारा लाई करेगा। तो मीडियन 50 हमारा यहाँ पे लाई करेगा, तो इसकी जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जहां पे मीडियन हमारा लाई कर रहा है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी 50, तो हमें मिल गया n अपॉन 2। n अपॉन 2 बच्चों क्या होगा, टोटल हमें 90 दी गई है फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारा n अपॉन 2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 2, जो कि हम कह सकते हैं 45 हो जाएगा हमारा। CF हमें क्या गिवन है, CF अभी हमने निकाला 40 प्लस P हो जाएगा हमारा 40 प्लस P। हाइट ऑफ द टेबल, हाइट क्या है इसकी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, मतलब 60 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी 10। तो यहां लिख देंगे h इक्वल टू हो गया 10। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो है 20, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी 20 आ गई। अब बच्चों सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, हम चलिए मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन हमें 50 गिवन था, तो 50 इक्वल्स टू L। L हमने अभी निकाला है बच्चों लोअर लिमिट थी हमारी 50, L हमारी 50 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस n अपॉन 2। n अपॉन 2, ये n हमारा 90 था तो n अपॉन 2 हमारा हो जाएगा 45। ये बच्चों n 90 था तो n अपॉन 2 हमारा हो जाएगा 45। यहाँ हो जाएगा 45 माइनस CF। बच्चों CF हमने निकाला है 40 प्लस P है, तो यहाँ लिख देंगे 40 प्लस P अपॉन F। फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और हाइट थी इसकी 10। इसके बच्चों सॉल्व करते हैं, इधर ये प्लस में 50 है, इधर ये भी प्लस में 50 है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 45, जब माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस P अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ये बच्चों हो जाएगा 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 2 इधर जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 45 माइनस 40 माइनस P इक्वल टू 0। 45 में से 40 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5 माइनस P इक्वल टू 0। तो जो P की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। तो बच्चों P हमने 5 निकाल लिया है, अब हमें निकालनी है Q की वैल्यू। तो जो हमें पता है 78 प्लस P प्लस Q, ये जो 78 प्लस P प्लस Q है ये हमारा 90 के इक्वल है। इसको हम रख देंगे 90 के इक्वल, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये भी फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी ये है
और ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी ही है हमारी। अब यहाँ पे हमें पता है P प्लस Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस 78। तो बच्चों P प्लस Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। 90 में से 78 को माइनस करेंगे आएगा 12। अभी हमने P की वैल्यू निकाली है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस Q इक्वल्स टू हो जाएगा 12। तो जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। बच्चों हमसे P और Q की वैल्यू फाइंड करने को कही गई थी, ये हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये कर ली है Q की वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है मोड। चलिए मोड को फाइंड करते हैं। हमारे पास जगह नहीं है तो हम मोड यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो जानते हैं। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। जो मोड निकालना होता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी मोड होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो सबसे हाईएस्ट हमारा कौन सा टर्म है, ये 25 आया हुआ है। तो मोड हमको यही से फाइंड करना है। चलिए इस टेबल को हम ले लेते हैं। तो जो हमारा F1 हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा F1। इसके ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं F0 और इसके जो नीचे वाला टर्म है उसको बोलते हैं F2। तो F1, F2 और F0 हमें मिल गया है। लोअर लिमिट बच्चों इसी में हमें ढूंढनी है, ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट 40 और हाइट जो इसकी है वो 50 में से 40 को माइनस करेंगे, हाइट आ जाएगी 10। तो चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं इसमें। लोअर लिमिट है हमारी 40, तो L की जगह हो जाएगा 40 प्लस F1। F1 बताइए क्या है, अभी हमने बताया 25 है F1। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस F0। F0 है हमारा 15, तो यहाँ कर देंगे 15 अपॉन 2F1। ये F1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50 माइनस F0। F0 है हमारा 15 और F2 है बच्चों हमारा 20। इसके नीचे वाला F2 है, ये हमारा हो जाएगा 20। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे H से। H क्या थी बच्चों, H थी इसकी हाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हमारी हो गई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 25 में से जब 15 चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 10 अपॉन 20 प्लस 15 होता है बच्चों 35। जब 50 में से 35 चला जाएगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 40 प्लस 100 अपॉन 15। अब इसको कट करेंगे, 5 से जब 15 और 5 टू 10 और 0। जब बच्चों 20 और 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है 6.67। अब जब 40 में 6.67 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46.67। तो जो बच्चों इसका मोड आ जाएगा वो हो जाएगा 46.67। तो बच्चों आप लोगों का सेक्शन डी यहाँ पे खत्म हुआ। ये सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ, जिसके सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। तो बच्चों हम लोग सेक्शन ई स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन है हमारे और सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 36 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है सुजीता डिटरमाइन टू अर्न गोल्ड कॉइन वन डे। सुजीता ने डिटरमाइन किया है कि वो एक ना एक दिन गोल्ड कॉइन जीतेगी। इसमें उसने दिया है इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर एंड शी एबल टू इंप्रूव 9 सेंटीमीटर एवरी डे। जब वो थ्रो कर रही है कोई चीज तो उसका जो इनिशियली जो लेवल था वो था 7.56 मीटर, और वो जब उसको सुबह शाम प्रैक्टिस करके जो इंप्रूव कर रही है तो 9 सेंटीमीटर हर वीक को इंक्रीज कर रही है अपने थ्रो में। उसके बाद दिया गया है ड्यूरिंग अ स्पेशल कैंप, फिर एक कैंप फॉर 15 डेज का जो कैंप था, सी स्टार्ट विद 40 थ्रोस। उसने पहले दिन 40 थ्रोस किए। एवरी डे इंक्रीज नंबर ऑफ थ्रोस बाय 12, और हर दिन उसने अपना थ्रोस 12 नंबर से इंक्रीज कर दिया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाउ मेनी थ्रोस सुजीता प्रैक्टिस ऑन 11। पहले इसको प्रैक्टिस करने से पहले जरा ये समझिए, इसमें हमारे 2 एपी बन रहे हैं। एक एपी जो बन रहा है जो इसमें वो घर पे प्रैक्टिस कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एपी जो हमारा बन रहा है, उसके लिए जो उसका ए है, जब वो घर पे प्रैक्टिस कर रही है, जब उसने पहले दिन स्टार्ट किया तो उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 7.56 मीटर, और जो उसका वो हर हफ्ते इंप्रूव जो कर रही है वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव कर रही है। तो जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम। उसके बाद उसमें दिया गया है 15 डेज के, जब वो कैंप पे गई, जब वो कैंप पे गई तो ये उसका सेकंड एपी है। सेकंड एपी है, इसमें जो है पहले दिन उसने 40 थ्रोस किए, तो ए इसका जो हो गया फर्स्ट टर्म वो हो गया 40, और हर दिन वो अपने 12 थ्रोस इंक्रीज कर रही है। तो जो डी हो गया यहाँ पे वो हो गया 12, और कैंप कितने दिन का था, 15 डेज का था, तो जो एन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 15। अब ये 2 चीजें हमें पता चल गई। अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्या दिया गया है, हाउ मेनी थ्रोस सुजीता प्रैक्टिस 11th डे ऑफ द कैंप।
कैंप की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड एपी की हम बात कर रहे हैं। 11th डे मतलब यहाँ पे एन हमें 11 रखना है। 11th डे में उसने प्रैक्टिस किया है, कितने थ्रोज उसने किए हैं। बच्चों यहाँ पे हमें 11th डे की प्रैक्टिस फाइंड करनी है, मतलब A11 हमें फाइंड करना है। जो A11 का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा A प्लस 11 A1 प्लस 11 माइनस 1 D। तो बच्चों A1 है जो सेकंड एपी का, वो है 40। तो वो हो जाएगा A11 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय D जो है वो है हमारा 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 12 टन हमारा हो जाएगा 120। बोर्ड मास की वजह से हम मल्टीप्लाई पहले बच्चों कर रहे हैं और फिर एडिशन बाद में करेंगे। तो 120 में जब हम 40 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। तो जो 11th डे में उसने जो थ्रोस किए हैं, तो वो टोटल किए हैं 160 थ्रोस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द सुजीता डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। 6 वीक के एंड होने के बाद उसका डिस्टेंस कहाँ पे रीच करेगा। बच्चों हर एंड के वीक होने के बाद वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव कर रही है। तो 6 एंड जब 6 वीक खत्म हो जाएगा तो वो 7th वीक में पहुंच जाएगी। तो जो हमारा एन हो जाएगा वो हो जाएगा 7। वो इस पे घर पे प्रैक्टिस कर रही थी अपनी, तो यहाँ पे फर्स्ट एपी हम लेंगे। इसका जो ए है वो हो जाएगा 7.56। यहाँ से उसने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, फिर हर वीक वो अपना 0.09 मीटर वो इंक्रीज करती जा रही थी। तो एंड ऑफ 6 वीक मतलब 7th वीक में हमें फाइंड करना है। जो डी हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 0.06। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो हमें फाइंड करना है एंड ऑफ 6 वीक, मतलब हमें A7 फाइंड करना है। तो A7 का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 D। तो बच्चों यहाँ पे A7 जो है हमारा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे A7 इक्वल्स टू A जो है हमारा वो है 7.56 प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और D की वैल्यू है 0.09। ये बच्चों 9 है D। अब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे बोर्ड मास की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे 7.56 प्लस 9 6 होता है 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.54। अब बच्चों हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7.56 में 7.56 में जब हम ऐड करेंगे 0.54, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 8.10 मीटर। तो बच्चों वो एंड ऑफ द 6th वीक जब वो हो जाएगा तो उसके जो थ्रो रीच करेंगे वो 8.01 मीटर पे रीच करने लगेंगे। बच्चों इसमें हमें ऑप्शन भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है, व्हेन विल शी एबल टू थ्रो 11.16 मीटर। वो कितने टाइम में 11.16 मीटर तक थ्रो करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों हमें एन दिया गया है। एन जो है वो है 11.16 मीटर। ए हमें पता है पहला थ्रो जो उसका था वो था 7.56, और जो डी है वो हो जाएगा हमारा 0.09 मीटर वो इंप्रूव कर रही है। हमें एन इसमें फाइंड करना है। इसमें बच्चों हमें एन फाइंड करना है, तो एन का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जो ए एन है वो 11.16 है इक्वल्स टू ए। ए हमारा है 7.56 प्लस एन हमें फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1, और जो डी है वो इंप्रूव कर रही है जो वो है 0.09। अब यहाँ पे हम इसको इधर बुला लेंगे तो ये 11.16, ये इधर प्लस में इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7.56 इक्वल्स टू n माइनस 1, और d है हमारा 0.09। अब बच्चों इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 11.16 माइनस, तो जब हम इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा आया 3.60। यहाँ पे हम लिख देंगे 3.60 इक्वल्स टू n माइनस 1, और मल्टीप्लाई किया है 0.09 से। इधर ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3.60 अपॉन 0.09 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे यहाँ पे भी, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे यहाँ पे भी, तो ये पॉइंट हट गए हमारे। 9 1 9 होता है, 9 4 36 होता है, तो यहाँ पे 0 था तो ये 0 आगे लग गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो हमारा n माइनस 1 है वो 60 आया है, सॉरी जो n माइनस 1 है हमारा वो 40 आया है। तो n क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 41 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था व्हेन विल शी एबल टू थ्रो 11.6 मीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शी विल एबल टू थ्रो 11.6 मीटर इन 41th वीक।
अब बच्चों लास्ट पार्ट है, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। अब कैंप की फिर से बात कर ली गई, मतलब सेकंड एपी की बात की गई है। हमसे पूछा गया टोटल उसने थ्रो कितने किए हैं 15 डेज में, तो इसमें हमें एसएन निकालना है। तो एसएन के लिए सबसे पहले हमें जो एन गिवन है वो है 15, और हमें जो सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 40, डी जो है हमारा वो है 12, डी है हमारा 12। बच्चों हमें एसएन फाइंड करना है। जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। हमें एसएन फाइंड करना है कि 15th डे के इंटायर डे में 15 डेज में उसने कितने थ्रोस किए हैं। हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो हमें एसएन फाइंड करना है, एस एन जो है 15th डे में हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 2, फिर 2a, 2a a हमारा 40 है, जब 42 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 80, प्लस यहाँ पे n माइनस 1 हमारा हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमारा था 12। अब इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर से हो जाएगा 15 अपॉन 2, 80, प्लस जब बच्चों 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 168, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 168। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 अपॉन 2, 80, 80 में जब 168 हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 248। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 124 को अब बच्चों हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 15 को हम लोग 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1860 थ्रोज। बच्चों इसमें हमसे पूछा गया था हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो 15 डेज में जो उसने थ्रो किए हैं वो 1860 थ्रोज किए हैं 15 डेज में। ये बच्चों हमने क्वेश्चन 4 मार्क्स से सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, कुछ में बच्चों तो ये क्वेश्चन हमने, ये जो थर्ड पार्ट है इसका, इसको हमने इतने से स्पेस में किया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो गया था, तो इसको हम लोगों ने इतने पार्ट में किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37। इसमें एक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेट किया गया है उनके पॉइंट्स को कि कहाँ कहाँ पे कौन सेट है, उसी में से हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 37 का फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल फील्डर डी। डी की पोजीशन हमें फाइंड करनी है इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स फॉर्म्ड पैरेललोग्राम। अदर प्लेयर जो है वो डी के साथ पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू हमें दी है 1,2 4,3 6,6, हमें डी की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। ए हमारा गिवन है, हमें ए दिया गया है 1,2, बी जो दिया गया है वो है 4,3, सी है 6,6, और डी हम मान लेते हैं ए बी है। डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये बच्चों एक पैरेललोग्राम बना रहा है। ये इसके साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो हम यहां लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये ओ पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो AC है और BD है वो O पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC हमारा O है और मिड पॉइंट ऑफ हमारा DB भी O है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD हमारा हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है AC के लिए रहेगा 1 + 6/2, एक्स एक्सिस के लिए रहेगा 1 + 6/2, वाई एक्सिस के लिए रहेगा 2 + 6/2, 2 + 6/2। सिमिलरली यहाँ पे हम BD के लिए लिखेंगे, BD के लिए x हमारा 4 है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 + a/2, जो y के लिए रहेगा वो 3 + b/2 हो जाएगा, 3 + b/2। अब बच्चों ये x है हमारा, ये भी x है, तो ये जो 1 + 6/2 है ये इस वाले x के इक्वल हो जाएगा 4 + a/2 के। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 जो है हमारा वो 4 + a के इक्वल आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 7 - 4 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, जो 2 + 6/2 है, 2 + 6/2 वो इक्वल होगा 3 + b/2 के। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 हमारा इक्वल हो जाएगा 3 + b के,
तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 8 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगी 5। हमें फाइंड करना था डी पॉइंट, तो जो हमारा डी पॉइंट आ जाएगा, जो हमारा पॉइंट डी रहेगा वो हो जाएगा 3,5। 3,5। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चेक इफ जी गोलकीपर है जिसका पॉइंट है जी माइनस 3,5, एच है 3,1 और के है 0,3, फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे तीनों की तीनों प्लेयर है कि नहीं है, हमें ये फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो जी पॉइंट है हमारा वो गिवन है माइनस 3,5, जो एच है वो गिवन है 3,1 और जो के है वो गिवन है 0,3। स्ट्रेट लाइन के लिए फॉल करने के लिए हमें पहले जीएस निकालना पड़ेगा। हम निकालेंगे जी एच, फिर हमें निकालना पड़ेगा एच के, फिर हमें निकालना पड़ेगा के जी। ये पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं जी एच का डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ जी एच वो होगा हमारा अंडर रूट जी और एच को हमें निकालना है, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 52। तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 2 रूट 13। तो बच्चों जो हमारा जीएच आ गया वो हो गया 2 रूट 13। अब हमें फाइंड करना है एच के की वैल्यू, तो डिस्टेंस ऑफ एच के निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ एच के ये हमारा हो जाएगा एच और के, इसके लिए भी हम लिखेंगे अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होता है 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। इस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और 2 का स्क्वायर हमारा होता है प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 13। सिमिलरली बच्चों हम निकालेंगे, हमने जीएस निकाल लिया, एच के निकाल लिया, अब हमको जी के निकालना है या फिर के जी मान सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ के जी, यहाँ पे भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। के ये है और जी ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा रूट 13। हमने क्या देखा, जो जीएच केजी हमारा आ गया वो भी हो गया रूट 13। अब हम देखेंगे जीएच जो था वो 2 रूट 13 था, तो हम यहाँ लिखेंगे केजी प्लस एच के इक्वल्स टू जीएच। कहने का मतलब बच्चों ये है केजी के वैल्यू है रूट 13, यहाँ लिखेंगे रूट 13 प्लस एच के भी हमारा निकला है रूट 13, रूट 13 प्लस रूट 13 करेंगे तो जी के हमारा आ जाएगा 2 रूट 13। तो सेम आ रहा है हमारा, इसको ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा इसकी वैल्यू आ रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दे आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके आते हैं और पार्ट में, ये है थर्ड पार्ट इसका। चेक इफ फुल बैक जे, जो जे का कोऑर्डिनेट है, जे का कोऑर्डिनेट है 5, -3, आई का कोऑर्डिनेट है -4, 6 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 0, 1। हमें चेक करना है कि ये
इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी, हमें चेक करना है कि ये तीनों, ये जो है सी से, जी और आई जो है वो सी से इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं है, तो हम लोग जेसी फाइंड करेंगे, जेसी की लेंथ फाइंड करेंगे। जेसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा हमारा, जब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 मतलब 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 यह हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर होता है हमारा प्लस का 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा रूट 41। हमारी जेसी की वैल्यू आ गई रूट 41। अब इसी तरह हम सी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी आई की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मुला लगाएंगे, सी आई इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 है, ये x1 है, 0 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25। इसको जब ऐड करेंगे तो फिर से हमारा रूट 41 ही आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि C इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट J एंड I। फाइंड करना है कि C जो है वो मिड पॉइंट है क्या, J और I का मिड पॉइंट भी है C, ये हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये x1 है, ये x2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 4 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 3, 6 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला रहता है। हमें फाइंड करना है कि क्या सही हमारा मिड पॉइंट है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, 5 में से 4 गए यहाँ पे आया 1 अपॉन 2 और 6 में से 3 गए तो यहाँ पे बचा 3 अपॉन 2। तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे x और y के वो आ रहे हैं 1 अपॉन 2 कॉमा 3 अपॉन 2, और हमें जो c का कोऑर्डिनेट दिया है वो 0 कॉमा 1 दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि c इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ I एंड J। तो इसके थर्ड वाले पॉइंट में हमें दिया गया है A, B और E सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है E की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वी डिस्टेंस है B पे। ये समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे E है। ये सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और B जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस हमारा ये है उतना ही डिस्टेंस हमारा ये है, मतलब B जो है वो मिड पॉइंट है A और E का। तो जो A के कोऑर्डिनेट है हमारे वो है 1,4, हम यहाँ पे लिखेंगे 1,4। जो B के कोऑर्डिनेट है वो है 2,-3, ये हो जाएगा 2,-3। और जो E के कोऑर्डिनेट है हमारे वो है A,B। हमें इसी A,B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये B हमारा मिड पॉइंट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस A अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2,-3 के। मतलब बच्चों 1 प्लस ए, ये x का 1 है, यहाँ पे x का 1 है, x1 x2, 1 प्लस ए अपॉन 2, 4 प्लस बी अपॉन 2 जो है वो, जो 1 प्लस ए अपॉन 2 है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, जो 4 प्लस बी अपॉन 2 है वो -3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस का 2। अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर चला जाएगा, तो जो 1 प्लस ए है हमारा वो हो जाएगा प्लस के 4 के इक्वल। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे 4 प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। तो 4 प्लस बी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, इधर 2 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -6। 4 प्लस बी, यहाँ पे b जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा -6 -4, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -10। हमें e का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, जो e का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा, e का जो कोऑर्डिनेट होगा
वो हो जाएगा 3, -10। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बच्चों सेक्शन ई का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 38 4 मार्क्स का, और ये पूरे सैंपल पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया गया है यहाँ पे एक बच्चा बैट बॉल खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है वो बैट बॉल, और यहाँ पे एक ट्री है। ये बच्चों ट्री है जिसपे एक बर्ड बैठी हुई है। जो यहाँ से बेस से जो ट्री की हाइट है वो 80 मीटर है, जहाँ पे बर्ड बैठी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड। यहाँ पे वो खेल रहा है, यहाँ पे ट्री है, और यहाँ पे बर्ड बैठी हुई है। तो ये कितने एंगल पे है? पहली बात तो ये 45 डिग्री पे है जहाँ पे वो देख रहा है बर्ड बैठी है। अब इसको हमें ग्राउंड से डिस्टेंस बताना है कि सीबी का डिस्टेंस हमारा कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लेंगे, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं, लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी में हमें पता है tan 45 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है सी बी। जो बच्चों tan 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहां लिखेंगे 1 इक्वल्स टू ए बी। ए बी हमें 80 गिवन है और सी बी हमें फाइंड करना है। तो जो सी बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो सी बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80 मीटर। तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं, at what distance from the foot the tree was observing at what distance from the foot of the tree was he observing the bird। तो वो 80 मीटर पे ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे he observing the bird at 80 meters। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। फिर बच्चे ने बॉल मारी और वो बॉल जाके इधर पेड़ पे लड़ी, तो जो बर्ड है वो यहाँ से उड़ के यहाँ आ गई। बर्ड बच्चों यहाँ से ए से उड़ी और डी पॉइंट पे आ गई। हाइट बर्ड की सेम ही उसी हाइट पे रही, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया। अभी हमने सीबी का जो डिस्टेंस निकाला था वो था हमारा 80 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि बीई बर्ड कितना मूव करी है, मतलब बी से ई का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए उसको निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अब हम जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ये 30 डिग्री, बर्ड यहाँ पे बैठी है, तो बच्चा सी पॉइंट पे जो देख रहा है वो यहाँ से जो डी पे देखेगा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल सी डी एंड ई, सी डी ई, जो tan 30 हो जाएगा बच्चों हमारा tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों फिर से 80 रहेगा, और जो बेस हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सीई, सीई हो जाएगा बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू 80/CE। तो सीई इधर आ जाएगा, तो सीई इक्वल्स टू हो जाएगा 80√3। हमें बच्चों सीई पूरा मिल गया 80√3, यहां से यहां तक जो हमें मिला वो हो गया 80√3, और जो सीबी है वो 80 है। हमें फाइंड करना था डिस्टेंस बीई का, तो हम लिखेंगे बीई जो वैल्यू हो जाएगी, बीई इक्वल्स टू हो जाएगा सीई माइनस सीबी, सीई माइनस सीबी। जो सीई हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 80√3, 80√3 माइनस जो सीबी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे हम 80 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। तो जो बच्चों बीई डिस्टेंस हो गया हमारा वो हो गया 80√3 माइनस 1। पूछा गया था हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, तो बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम इक्वल्स टू 80√3 माइनस 1 मीटर, इतना बर्ड फ्लाई कर जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि और पार्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। जो और पार्ट था इसमें दिया गया आफ्टर हिटिंग द ट्री, बॉल जो है ट्री पे हिट करने के बाद, यहाँ पे बॉल हिट करी है ट्री पे, उसके बाद हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई। तो बॉल यहाँ पे ट्री पे लड़ने के बाद बॉल यहाँ एफ पॉइंट पे आ गई है, यहाँ से लड़ने के बाद बॉल यहाँ आ गई है। पूछा गया है कितनी दूर गई है, हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई, कितनी दूर स्काई में बॉल गई है। तो हमें फाइंड करना है ये जीबी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एफ जी, हम लिखेंगे सी एफ जी।
हमें फिर पता है यहाँ पे जो बॉल यहाँ पे आ गई इस टाइम पे हमारी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बच्चों हमारा एफ जी है और जो बेस है हमारा वो है सी जी। तो यहाँ tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू एफ जी जो हमारा रहेगा वो है 80 मीटर और जो सी जी रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो सी जी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 80/√3। तो जो बॉल बच्चों यहां से यहां तक जो गई है उसके बाद बॉल यहां पे लड़ी फिर यहां से यहां पे चली गई, तो बॉल जो है वो जीबी डिस्टेंस मूव कर रही है। तो हमें पूरा सीबी में से सीजी को माइनस करना है, तो हम जीबी निकालेंगे। जीबी इक्वल्स टू हो जाएगा सीबी माइनस जी बी, सीबी माइनस सी जी। सीबी क्या था बच्चों, सीबी जो था हमारा वो था 80, तो सीबी की जगह लिख देंगे 80 और जो सीजी था वो अभी हमने निकाला है 80/√3 माइनस 80/√3। तो जो जीबी डिस्टेंस हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 80 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 मीटर। इतनी दूर हमारी बॉल पेड़ पे लड़ने के बाद गई है, 80 होल 1 माइनस 1/√3 मीटर। अब इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, हम थर्ड पॉइंट को फाइंड करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट। हमें स्पीड फाइंड करनी है बर्ड की मीटर पर मिनट में। इट हैड फ्लो 20√3 प्लस 1 मीटर। इसका जो डिस्टेंस है बर्ड ने जो कवर किया है, जो डिस्टेंस है वो है 20√3 प्लस 1। क्वेश्चन में बच्चों हमें टाइम गिवन है, जो टाइम है हमारा वो है 2 सेकेंड्स। हमें लेकिन आंसर अपना निकालना है, ये हमारा मीटर में है डिस्टेंस और टाइम है हमारा सेकंड में। हमें जो स्पीड निकालनी है वो निकालनी है मिनट में हमें स्पीड निकालनी है, मीटर पर मिनट में हमें निकालनी है स्पीड। तो बच्चों स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमको निकालनी है, यहां पे हम लिखेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस है हमारा 20√3 प्लस 1, टाइम दिया है 2 सेकेंड। बच्चों 1 सेकेंड में 1/60 सेकेंड होते हैं, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो 2 सेकेंड में हो जाएगा 2/60 मिनट्स। तो यहाँ पे इसको सेकंड को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 60। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो 2 सेकंड में हमारे 2/60 मिनट हो जाएंगे। तो 2/60 कर देंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब बच्चों जो स्पीड हो जाएगी वो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 जीरो आगे लग जाएंगे और √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बर्ड इक्वल्स टू 600√3 प्लस 1 मीटर पर मिनट। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि बच्चों मैथ शो में हम लोगों ने सैंपल पेपर 2 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। सैंपल पेपर 2 का सेक्शन ए जो था हमारा वो 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक का था, वो एक सेपरेट वीडियो में है पार्ट 1 में। जो बी और सी सेक्शन था वो एक सेपरेट वीडियो में है जिसका नाम है पार्ट 2 वीडियो में है। और सेक्शन डी और सेक्शन ई ये एक अलग वीडियो में जा रहा है जिसका नाम पड़ेगा पार्ट 3। बच्चों उसको देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको पूरी से पूरी अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। थैंक यू।